ठीक है जी। चलिए अधिगम, और अधिगम में कल हमने अर्थ को जान लिया था, परिभाषाएं पढ़ ली थी और इसके प्रकार जान लिए थे अधिगम के। ये था ना लास्ट क्लास में हमने अधिगम के क्या जाने थे, प्रकार जाने थे। कौन कौन से थे दोबारा करवा देते हैं आपको। अधिगम के प्रकार पहला था ज्ञानात्मक अधिगम, यही तो था ना ज्ञानात्मक अधिगम, और शायद इसमें लिखवाया नहीं था आपको मैंने, अब लिखवा देंगे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा था क्रियात्मक अधिगम, यही थे ना अधिगम, बताइए। और इसका भी शायद नहीं लिखवाया था, इसका भी लिखवा देंगे अभी। तीसरा है भावात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम। पूर्व की क्लास में हमने इनका अध्ययन किया था परंतु हमारा लिखा नहीं गया था, तो दोबारा करवा देते हैं। ओके बेटा, राधे राधे, ठीक है ना। तो देखो यहां ज्ञानात्मक की बात हो रही है, तो ज्ञानात्मक का अर्थ हो गया कि ये जो स्तर है ये बौद्धिक स्तर है। कौन सा स्तर है भैया, ये बौद्धिक स्तर है। तो लाइन क्या हो गई, बौद्धिक स्तर है, यानी यहां मुख्य काम किसका है, बुद्धि का काम है, ठीक है ना। किसका काम है, बुद्धि का काम है। दूसरा देखो इसमें दे रहा है क्रियात्मक, क्रियात्मक की बात करें तो शारीरिक कौशल, यानी शरीर के हाथों का या क्रियाओं का क्या यहाँ पे मुख्य भूमिका है। तो लिखवा दूंगा लाइन, समझ लीजिए पहले। फिर देखो यहां दे रहा है भावात्मक, तो बालक के भावात्मक, भावों को समझेगा, मन के भावों को जानेगा, मन के भावों को या भावनाओं को जानेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों हो गए। राम राम बेटा सभी को। तो ये तीनों पक्ष हैं, तो पहले पक्ष में लिखना है कि अधिगम का यह पक्ष, इसमें लिखना है आपको अधिगम का यह पक्ष, अधिगम का यह पक्ष, यह पक्ष, यह पक्ष, यह पक्ष बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास व बौद्धिक विकास का समझा दिया है ना, बुद्धि से संबंधित बातें कर रहे हैं ये, ठीक है ना। बौद्धिक विकास व ज्ञान को अर्जित, ज्ञान को अर्जित करने की समस्त क्रियाएं, करने की समस्त क्रियाएं, समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है, क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ये क्रियाओं शब्द है, लिख लीजिएगा, प्रयुक्त होता है। तो समझा दिया, लिखना है आपको, लिख लीजिए सभी, लिख लिया ना। अब देखो ये 2 नंबर, इसको इरेज कर देते हैं। इसमें क्या है कि इस अधिगम में, इस अधिगम में किसी कार्य में, किसी कार्य में निपुणता, कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है, निपुणता प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है, निपुणता प्राप्त की जाती है। यानी चित्रकार बन सकता है, नृत्य कौशल में, चित्रकारी में, तैराक में, किसी एक क्षेत्र में शरीर से संबंधित क्रियाएं कर काम को सीख लेता है। इसमें भाई, इसमें आपको लिखना है बालक के कोमल मन की भावनाएं, कोमल मन की भावनाओं से, भावनाओं से वस्तु, कोमल मन की भावनाओं से वस्तु के गुण, वस्तु के गुण को देखकर या सुनकर, सुनकर आनंद की प्राप्ति की जाती है, आनंद की प्राप्ति की जाती है, प्राप्ति की जाती है। बालक की रुचि को, बालक की रुचि को देखकर अधिगम करवाया जाता है, देखकर अधिगम करवाया जाता है।
यहां तक हमने कल पढ़ लिया था पूर्व की क्लास में। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, ठीक है। करने की समस्या क्या लिख दिया? अर्जित करने की बौद्धिक विकास विज्ञान को अर्जित करने की समस्त क्रिया है बेटा, ये कह रहे हो क्या? समस्त 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 क्रियाओं पर प्रयुक्त, पूरी लाइन आप नहीं लिखते तब तक संतुष्टि नहीं होती ना, प्रयुक्त होता है, ये लो लिख लीजिए। सभी अधिगम के प्रकार हमने पढ़े हैं आज, कल हमने इसका अध्ययन कर लिया था। अब अधिगम के प्रकारों को हम पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए। अधिगम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो लिख लीजिए अच्छी तरह से इसको। गुड टीचिंग सर, थैंक यू बेटा। चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो आगे चलते हैं बेटा। चलिए, नेक्स्ट आपको लिखना है अधिगम की विधियां। अधिगम की विधियां, अधिगम को कैसे सीखा जा सकता है वो विधियां है बेटा। ये कितने प्रकार की विधियां है भाई देखो। तो अधिगम की सबसे पहली विधि नंबर 1 की बात करेंगे। पहली विधि है करके सीखना। करके सीखना समझ में आ गया होगा। कोई भी बालक है, उसे कार्य जब करवाया जाए तो उसे खुद से करवाया जाए। जितना बालक से खुद कार्य करवाओगे, बालक को जितनी क्रियाओं में खुद शामिल करोगे, तो वो ज्ञान को उतनी अच्छी तरह से समझेगा और वो ज्ञान सीखा हुआ उसके माइंड में स्थायी हो जाएगा। आपने कभी खुद ने कोई ट्रिक बनाई होगी, वो आज भी आपके याद है। कारण क्या है? आपने खुद किया। जब बालक किसी कार्य को खुद करके सीखता है ना, तो वो अधिगम बालक के माइंड में क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो पहली विधि तो ये हो गई। सर परसों क्लास हुई थी क्या? नहीं हुई थी बेटा, नहीं हुई थी। तो इसमें आपको लिखना है बालक है जिस कार्य को करते हैं, बालक जिस कार्य को करते हैं उसे जल्दी सीखते हैं। बालक जिस कार्य को करते हैं उसे जल्दी सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। लिख लिया इतना? क्योंकि बालक शारीरिक क्रिया के साथ साथ, शारीरिक क्रिया के साथ साथ, क्रिया के साथ साथ मानसिक रूप से भी क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। अगर हम कहना चाहें करके सीखने को तो क्या कर सकते हैं? तो यहां आपको लिखना है खोज, यानी बालक नई नई खोज करता है। तो इसका अर्थ हो गया खोजना, लिखना है। सर परसों हुई थी, हाँ लिख लिया सर, ठीक है बेटा। ये अगर बात करें तो इसका अर्थ हो गया खोजना। करके सीखने का अर्थ क्या हो गया? खोजना हुआ ना। अब इसके जैसा ही बिल्कुल आएगा, इसके जैसा ही सेकंड है 2 नंबर, परीक्षण से सीखना। परीक्षण से सीखना, दोनों में फर्क है देखो। परीक्षण से सीखना, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं जैसे मैंने वहां लिखा है खोजना, तो ये है बेटा जांचना। यानी कोई वस्तु पहले से तैयार कर दी गई और उस वस्तु को आपने क्या कर लिया? एनालाइज कर लिया, देख लिया। अब आपने देखा, देखने के बाद उसे करो और करते समय उसे सीखो। यह आपका क्या है? परीक्षण से सीखना। ओके, अब इसको अगर मैं एक फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो इस तरह लिख सकता हूं। यहां लिखना चाहो तो आप भी लिख लेना कि पहले सबसे पहले क्या करना है? देखो, इसी कार्य को देखो, फिर उसे क्या करो? करो, ठीक है। फिर करने से पहले, करने के बाद उसे समझना है, समझो, और फिर क्या करना है? और सीखो।
और सीखो। ये होता है क्या? परीक्षण। आपको किसी व्यक्ति ने कह दिया कि हाइड्रोजन की 2 बूंदें और ऑक्सीजन की 1 बूंद डालने से पानी बनता है। अब आप कोई खोज नहीं किया आपने, यहां तो बालक क्या करा था करके खुद नया। जैसे बालक के घर पे अपने पास एक 2 लीटर की बोतल है, 2 लीटर की बोतल है, उस बोतल घर में एक डब्बा नहीं है नहाने के लिए, तो बालक ने खुद किया, उस डब्बे को काट दिया। तो कटा हुआ भाग एक तो हमने कहां रख लिया? बाथरूम में रख लिया, डिब्बा बना लिया नहाने के लिए, और ऊपर वाला जो भाग था बचा हुआ वो हमने कीप बना ली। ये हमने नया इजाद किया है। ये तो है आपका करके सीखना, अर्थात नई खोज करना। ठीक है। और ये होता है जो पहले से बड़ा हुआ है उसको जांचना कि जो पहले बड़ा है वो क्या सही है। ये होता है क्या? जांचना। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है, फिर करके देखते हैं, फिर गलत होता है तो उसे पूरा समझते हैं कि किस प्रकार है, और फिर हम सीख जाते हैं। ओके। तो इसमें आपको लिखना है नई बात, या नया अधिगम कह सकते हो ना, नई बात की खोज करना तथा प्राप्त विषय की सत्यता की जांच बालक स्वयं करे। वो क्या होगा? परीक्षण होगा। वो क्या होगा? परीक्षण होगा। तो 2 प्रकार के दोनों हैं एक जैसे, परंतु दोनों में फर्क है। उसमें कोई चीज उपस्थित नहीं है, नीचे वाले में चीज उपस्थित है, उसका परीक्षण करना है। क्या ये सही है? ठीक है। नंबर 2 लिख लिया होगा सभी ने? लिख लिया सभी ने? बताइए। मेरे शायरों लिख लिया क्या? बताओ रे, बताओ बेटा बताओ, लिख लिया क्या सभी ने? नहीं बताते, चल कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर में होता है बेटा निरीक्षण से सीखना। निरीक्षण से सीखना। वो परीक्षण से सीखना था, ये किससे है? निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ क्या होता है भाई? ऑब्जर्व करते हो, देखते हो ना, खुद रियलाइज करते हो, वो है। तो इसमें क्या सूत्र बन सकता है? तो इसमें सूत्र बनेगा, पहले देखो समझो, देखो समझो और सीखो। ये सूत्र बन जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि बालक कोई भी वस्तु को देखे, अभी उदाहरण बताता हूं, पहले लिख लीजिए। बालक निरीक्षण करते समय, बालक है निरीक्षण, ऑब्जर्व करते समय, निरीक्षण करते समय वस्तु को छूता है, यानी किसी चीज को देख रहा है तो इसे छू के देखता है ना, छूता है, देखता है, ठीक है ना, छूता है, देखता है। और ऐसा करते समय बालक अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है। अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है। यानी अगर बात करें, यहां प्रैक्टिकल करता है वो। जैसे हम एक बात करते हैं, ठीक है, एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं, अगर समझ जाओ तो। ठीक है। अब ये मत कह देना सर ऐसा क्या है ये,
तो भाई ये आपका भाई साहब बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और इधर आप बैठे हो इसके, ठीक है, कैसे भी याद कर लीजिए इसको, ये इसकी खिड़की है ये दो, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखें कि ये गाड़ी है, एक बच्चे को हम सिखाते हैं, तो अगर बालक को ये बताया जाए कि बेटा ये स्टीयरिंग है, ये क्या है, स्टीयरिंग है, जब हमें गाड़ी को आगे कोई आता है तो स्टीयरिंग को थोड़ा सा ऐसे करना होता है, तो बालक को करवाया जाए हाथ से, वो निरीक्षण कर रहा है, वस्तु को हाथ लगा के देखेगा, फिर उसे बताया जाए कि बेटा ये ब्रेक है, उसे निरीक्षण, फिर वो हाथ लगा के देखा कि ऐसे करना है बेटा, इसको हाथ से दबाना होता है तो गाड़ी रुक जाती है। ये बेटा रेस है, इस रेस पर ऐसे पैर दबाना है, ये बेटा गियर है, गियर ऐसे करना है, पकड़ो गियर को हाथ से, जब गियर को पकड़ा के उसके निकालते हैं तो बालक के वो जो निरीक्षण से सीख रहा है ना, जो करके सीख रहा है, वो क्या हो जाएगा, माइंड में क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। जो चीज उसे सिखानी है वो प्रत्यक्ष दिखाएं। जैसे आपने कक्षा के अंदर पढ़ाना है बालक को, ज्योग्राफी पढ़ानी है, तो आपने ज्योग्राफी में करानी है पृथ्वी, तो भाई उसे पृथ्वी का चित्र दिखाएं, पहले ग्लोब लेकर जाएं, आप क्या लेकर जाएं, ग्लोब लेकर जाएं, और ग्लोब में बताएं कि बेटा ऐसे घुमा के कि पृथ्वी इस तरह घूमती है, उसे प्रैक्टिकल निरीक्षण करें, फिर उसे हाथ लगवाएं कि बेटा ये देखो ये दो भाग हैं पृथ्वी के, ऐसे। तो या वो चीज जो बालक करेगा ना, तो वो उसके माइंड में स्टोरेज हो जाएगी, और उससे बालक का जो सीखा हुआ ज्ञान है वो क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूं आ गया होगा, है ना। चल नेक्स्ट अपने पास विधि है सामूहिक सीखना, सामूहिक अधिगम, सामूहिक अधिगम, यह भी आपने पढ़ा है। ऐसे भी जब आप बीए में थे आपको प्रैक्टिकल दिए जाते थे, और जब प्रैक्टिकल दिए जाते थे तो एक अकेला आदमी थोड़ी करके लाता था, 4 5 7 8 जनों का समूह होता था, तो समूह में सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते थे, तो वो क्या है, वो सीखा हुआ ज्ञान भी क्या रहता है, स्थायी रहता है माइंड में। तो इसीलिए सामूहिक अधिगम भी होता है। तो इसमें कुछ विधियां आ जाएंगी, जैसे अगर बात करें तो वाद विवाद विधि, अंताक्षरी आपने की होगी, खेली होगी, तो अंग्रेजी वर्ड भी नहीं याद होते थे कि नहीं, वाद विवाद विधि, प्रोजेक्ट प्रणाली, अभी बताया प्रोजेक्ट आपको दिया जाता था कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको वो चीजें आज भी याद है, प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक है, डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षाएं, बेसिक का मतलब छोटी क्लासों में आजकल जैसे सेब है, सेब के आगे ये लिख दिया जाएगा, और बालक को फिर बाद में एक बार दिखा दिया जाता है, और बाद में वो अक्षरों को ऐसे मिला देते हैं, फिर कहते हैं कि जो चीज है बेटा एप्पल कौन सा है, तो वो एप्पल को ढूंढता है, ढूंढने का अर्थ है इसमें से एप्पल नहीं ढूंढकर ए को ढूंढता है, तो इस तरह पढ़ाया जाता है। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, इसी पर क्या हो गया, वाद विवाद विधि, प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन, बेसिक शिक्षा प्रणाली, सॉरी एक रह गया, विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन होते हैं ना, विचार गोष्ठी आदि इसी पर आधारित है। तो इससे सीखा हुआ ज्ञान क्या रहता है, याद रहता है। समूह में बैठ के जब चर्चा कर लेते हैं किसी बिंदु पर, वो माइंड में रहता है, होता है ना ऐसा। तो यानी किस विधि से पढ़ना चाहिए फिर हमें, तो हमें इसी विधि से पढ़ना चाहिए, वाद विवाद विधि। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर वाद विवाद करें, वाद विवाद में लड़ाई नहीं करनी है कि ये ऐसे है तो ऐसे कैसे हो गया, तो वो चीज जब आप करते हो खुद करके देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली आगे करवाएंगे आपको, वैसे करवाई हुई है, कॉलेज वालों ने खूब करवाई थी। डाल्टन बेसिक शिक्षा प्रणाली आपको बता दिया, बेसिक शिक्षा प्रणाली आपको मैंने बता दिया, है ना, बेसिक शिक्षा प्रणाली, ठीक है। तो ये बात आपने नोट कर लीजिए। फिर 5वां लास्ट है अपने पास, सामूहिक हो गया आपका, फिर है मस्तिष्क उद्वेलन से सीखना। 5वां लिखना है आपको, मस्तिष्क उद्वेलन से सीखना। देखो मस्तिष्क क्या होता है, माइंड होता है, उद्वेलन होता है विचार। आप क्या करना है, आपने बालक के सामने समस्या को रख देना है। समूह के अंदर 5-7 बालकों को ले लिया और आपने कह दिया, एक समस्या रख दी, जैसे मैंने कह दिया कि मुझे गांव जाना है, ये मैंने समस्या रख दी।
अब बालक अलग अलग तरीके बताएंगे, सर कैसे जाएं। मैं पूछूंगी कैसे जाऊं, तो कोई कहेगा सर बस से चले जाओ, कोई कहेगा नहीं सर बाइक से चले जाओ, कोई कहेगा सर आप बस स्टैंड जाओ, वहां आपको कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, कोई कहेगा सर आप सब्जी मंडी में चले जाओ, वहां आपके गांव का कोई साधन आया हुआ होगा, सर आप अपनी गांव वाली सड़क पे चले जाओ, वहां आपको कोई ना कोई साधन मिल, यानी कितने विचार दे दिए, समस्या रख दी। अब बालकों के जो अलग अलग विचार आएंगे, ये देखो मस्तिष्क ज्वलन से सीखना, उनमें से मैंने कोई बेस्ट को अपना लिया। जैसे मैंने ये सोच लिया कि चलो मैं सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहां कोई ना कोई आया होगा, उसके साथ गांव चलते हैं उनके साधन में। अब मैंने ये अपना लिया, तो जो दूसरे थे जिन्होंने अपने विचार दिए, तो वो कहते हैं कि इस वाला विचार अच्छा है, तो वो भी अपने माइंड में उस विचार को लाएंगे तो वो क्या हो गया, सीखना हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी जो बालक के सामने समस्या रख दी जाए और समस्याओं का बहुत सारा रूप बता दिया जाए और उसमें से किसी एक समस्या के समाधान का चयन कर लिया जाए, तो वो क्या होगा। अजय कुमार बिल्कुल हुई थी, आप आए नहीं थे शायद, तो इसमें लिखना है आपको सर्वप्रथम छात्रों के समक्ष समस्या रख दी जाती है, समस्या रख दी जाती है, इसके समाधान के लिए सभी विद्यार्थी सोचकर अपने अपने निर्णय सुझाव बताते हैं। ठीक है, चलिए दिनेश बेनीवाल, डाल्टन प्रणाली कैसी होती है सर। डाल्टन प्रणाली में बालक को डांटना नहीं होता, बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, बालक को जो मर्जी है वो करने दिया जाता है, जैसा बालक पढ़ना चाहता है उसे वैसे ही पढ़ने दिया जाए, चाहे वो पूरे साल का काम एक दिन में कर दे, चाहे एक महीने का काम एक दिन में कर दे, तो वो उसकी इच्छा पर है, बालक को डांटना नहीं होता। मेगम पार्कहर्स्ट डाल्टन ने ये प्रणाली दी थी, इसकी आगे व्यक्तिगत भिन्नताओं में इस प्रणालियों को करवाया जाएगा, परंतु यहाँ एक बार थोड़ा आपको समझा दिया है, तो लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। सभी उतार लो, तब बता देना बेटा। आशा कुमारी कह रही है व्हाट इज योर नेम। माई नेम इज राय झोरड़। मुझे आती नहीं है अंग्रेजी, तो फिर भी आपको बता देते हैं, ये नाम है बेटा। कहते हैं सर आपका नाम क्या है, तो बेटा ये नाम है, ये तो बता दिया, बस संतुष्ट। सभी ने लिख लिया, ओके। अब आपको लिखना है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को कौन प्रभावित कर सकता है भाई। सबसे पहले अगर बात करें, कोई नहीं प्रभावित करता, आप खुद प्रभावित होते हो, अर्थात सीधा सा अर्थ है अभिप्रेरणा। नंबर 1 नंबर हो गया कि आपको कौन प्रभावित कर सकता है, आपके अधिगम को। तो अभिप्रेरणा आपके व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना कि अधिगम को सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित कर सकता है तो वो मोटिवेट जो होते हो, अभिप्रेरणा जो होती है वो कर सकता है। अगर आप कभी मोटिवेट नहीं रहते तो आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता। आप किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और आप उस समय मोटिवेट डीमोटिवेट हो जाते हैं,
तो ध्यान रखना आप उस लक्ष्य को अचीव कभी कर ही नहीं सकते। ये है आपका मोटिवेट। तो ध्यान रखना। दीपेश कह रहे हैं कैसा नाम है ये, पता नहीं भी अब कैसा नाम है, घर वालों को पूछना पड़ेगा। मेरा तो यही नाम रखा था घर वालों ने, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मेरा घर वालों ने ये नाम रखा, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, घर वालों ने तो यही रखा है ना। आपने बीकानेर का एक शासक हुए थे ना, कौन है ये हुए थे, इस शासक के बारे में सुना होगा। बस इसी शासक को देखकर घर वालों ने मेरा नाम यही रखा था, घर वालों ने यही नाम रखा था। मैंने इसमें से ये काट दिया और इसके आगे मेरी कास्ट को लगा दिया, तो वो मेरा नाम बन गया। क्या दिक्कत है ना। तो फिर साइको वाले तो ऐसे ही नाम होते हैं, साइको वालों के राय जोरड है ना, विलियम जेम्स, ऐसे उल्टे पुल्टे नाम होते हैं। तो फिर मेरा नाम ये हो गया। पहले मैंने बताया अभिप्रेरणा। तो ध्यान रखना अभिप्रेरणा के लिए स्किनर ने क्या कहा था। स्किनर की ये परिभाषा बहुत बार पेपरों में आती है कि अभिप्रेरणा अधिगम का अभिप्रेरणा अधिगम का अभिप्रेरणा अधिगम का अधिगम का अधिगम का सर्वोत्तम सर्व उत्कृष्ट भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, एक ही बात है, राजमार्ग है। ये बात किसने कही थी, ये बात कहने वाले कौन है। बिल्कुल आदमी को हर क्षेत्र में जाना चाहिए सर। नहीं भाई स्वामी कौन होते हैं, मैं कौन हूं स्वामी, नहीं हूं वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कास्ट है, वो लास्ट वाली जो लगी है ना, वो कास्ट है बेटा। आप पढ़ लो 2 नंबर। उचित वातावरण भी आपके अधिगम को प्रभावित कर सकता है। उचित वातावरण, जैसे आपके घर का वातावरण सही नहीं है तो परिवार, ठीक है। दूसरा, समाज का वातावरण अच्छा नहीं है, जहां आप रहते हो वहां गंदगी है तो आपका अधिगम प्रभावित होगा, ठीक है। विद्यालय भवन का वातावरण अच्छा नहीं है, सारे दिन लड़ाई होती है, जोर जोर की आवाजें आती है, तो आपका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। कक्ष के अंदर वातावरण सही नहीं है, छोटे बच्चों को दबाया जाता है बड़े बच्चों द्वारा, तो भी अधिगम क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। कक्ष, खेल के मैदान का वातावरण, खेल के मैदान का वातावरण, अगर खेल के मैदान में आप जा रहे हो और वहां आपसे कोई जेलिस करता है, आप सभी आप पर लगते हैं, तो आपका अधिगम क्या हो जाएगा, प्रभावित। खेल के मैदान का वातावरण अधिगम को प्रभावित करते हैं, पूरी लाइन लिख लेना, अधिगम को प्रभावित करेंगे। ओके 3 नंबर इंटरेस्ट, रुचि। 3 नंबर है इंटरेस्ट या रुचि। अभिप्रेरणा के बाद अगर देखें तो सर्वाधिक जो चीज प्रभावित करती है वो होती है रुचि। अभिप्रेरणा के बाद अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है, रुचि की है। तो ध्यान रखना, अगर बालक में पढ़ने की रुचि नहीं होगी, अधिगम करने की रुचि नहीं होगी, तो अधिगम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ओके, अधिगम क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। नंबर 4 बुद्धि, यह भी क्या करती है, प्रभावित करती है इसको, अधिगम को। अगर आप कुशाग्र बुद्धि के बालक हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे, अगर आप मंद बुद्धि के बालक हैं तो आप अधिगम को बहुत समय से सीख पाएंगे, धीरे धीरे सीख पाएंगे। तो ये भी अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नंबर 5 में लिखनी है आयु, या बोले परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी, ये भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है। अगर बात करूं आयु आपके अधिगम को प्रभावित करती है, कैसे करती है गुरुजी, ऐसे सारे कहते हैं, आप समझाओ। जब आप छोटे थे, 3rd क्लास की मान लो या 4th क्लास में मान लो, 5th में मान लो, उस समय आपको पूरी किताब याद हो जाती थी, आप पूरे चैप्टर को याद कर लेते थे, आपको 2 प्रश्न दिए जाते थे, कह नहीं होता था, यानी जो लाइन जैसी है वैसी की वैसी रट्टा लग जाती थी। क्या आज वैसा है, आज वैसा नहीं है, उतना याद नहीं हो पाता। पहले बहुत बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर दे देते थे, लिखते थे ना निम्नात्मक प्रश्न। क्या आज आप निम्नात्मक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो, नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या होगी, मैच्योर होगी। जैसे परिपक्वता बढ़ती जाएगी आपकी याददाश्त कम होती जाएगी। ये क्या है, परिपक्वता है, जो अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। अधिगम को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो ये 5 कारक हैं
आगे ये परिपक्वता समझ में आ गई होगी आपको। परिपक्वता क्या होती है, ये लिखना है तो वैसे लिख लेना, वैसे बता देता हूं आपको कि परिपक्वता जो होती है 20-25 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना, मेच्योरिटी होती है। कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, बता देना भाई। ये मेच्योरिटी होती है, ये 20-25 वर्ष की आयु तक चलती है। ये शारीरिक प्रक्रिया है, अभिवर्णा का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो अभिप्रेरणा होती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नेचुरल क्रिया है। नेचुरल की अगर बात करूं तो परिपक्वता है वो जैविक क्रिया कारक मान सकते हो आप। आपके शरीर में ऑटोमेटिक जो परिवर्तन होते हैं, आप रोक नहीं सकते मेच्योरिटी को। आप कह दो कि मैं तो रोक लूं, मैं तो बच्चा ही रहूंगा, नहीं, ये जैविक प्रक्रिया है जो स्वतः ही होती है, जो लगातार चलती रहती है, तो इसे बोलते हैं परिपक्वता। लिख लेना आप अपने हिसाब से, कैसे लिख रहे हो मुझे नहीं पता है, पर ये बात मैंने मेच्योरिटी आपको यहाँ बता दी है, क्योंकि आपके ये टॉपिक है नहीं, परंतु मेच्योरिटी शब्द आपको समझना जरूरी है। परिपक्वता क्या होती है, इस पर किसी का बस नहीं होता, ये सतत चलती है, लगातार चलती है, जैविक की प्रक्रिया है। ये अधिगम को या विप्रेरणा से अप्रभावित रहती है, कोई अर्थ नहीं है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मेच्योरिटी आती जाएगी। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, लिख लिया आपने। नंबर 6, अधिगम। अधिगम के पठार ये भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं अधिगम को। पठार की बात करूं तो अधिगम का पठार का अर्थ है कि जब जैसे कोई बाधा आ जाती है, जैसे आप चल रहे हो, आप डेली 3-4 पाठ पढ़ रहे हो और बीच में कोई घर पे शादी आ गई, तो ये जो रुक गए ना आप ऐसे, फिर आपने कम कर दिया, फिर आपने पढ़ने लग गए ऐसे। अब ये जो बाधा आई है ना, ये बाधा क्या कहलाएगी, अधिगम में पठार कहलाएगी। दिनेश, जब ये टॉपिक्स आएगा तब बताया जाएगा, यहां पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अभिवृत्ति एप्टीट्यूड को बोलते हैं, और अभिरुचि आपकी इंटरेस्टेड जो शब्द है आप यूज करते हो वो। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का कि जो चीज जहां है वो वहीं पढ़ाई जाएगी। जब अधिगम टॉपिक पूरा हो जाएगा और जब हम बुद्धि टॉपिक में पहुंचेंगे तो बुद्धि के बाद आपको सब चीजें करवाई जाएंगी। रुचि क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है, अक्षमता क्या होती है, अभी है ना, ये सब चीजें वहां करवाई जाएंगी। अभिवृत्ति क्या होती है, कल्पना क्या होती है, तर्क क्या होता है, चिंतन क्या होता है, ये सब टॉपिक एक स्थान होता है बेटा इनका। ऐसे नहीं होता बीच में आगे पूछने, तो जो अधिगम चल रहा है इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ऐसे नहीं होता बेटा। 7 नंबर, अधिगम समय व थकान। समय व थकान ये भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। आप ज्यादा थक गए, आप पढ़ नहीं पाते हो, आपका पढ़ने का उचित समय नहीं है आपके पास। जैसे साइकोलॉजी आप दिन में पढ़ते हो तो बिल्कुल गलत समय है। साइकोलॉजी पढ़ने का समय जो होता है वो जैसे ही नींद से उठते हैं, नींद से उठने के बाद आपके हाथ में साइकोलॉजी की बुक होनी चाहिए, तो साइकोलॉजी समझ में आती है। समझ गए, जब आप घर पे सेल्फ स्टडी करते हो, जैसे नोट्स है उनको पढ़ते हो, तो उनका समय नींद से उठने के बाद 1 घंटा ही पढ़नी है। 1 घंटे का मतलब 50 मिनट तक ही पढ़े। फालतू साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगी नहीं, ये नियम है इसका। 8 नंबर, आदतें। ये भी विकास इसको प्रभावित करेगी अधिगम को। पुरस्कार, आदतें, पुरस्कार व निंदा, ये भी विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, आपकी आदत है कि आपके हाथ में पेन होगा, मुंह के अंदर होगा तो ये आपको याद होगा, है ना। कई बालक पढ़ते समय ऐसे नाखून खाते रहते हैं, कई बालक ऐसे सो के पढ़ते हैं, मेरे 100 के पढ़ने की आदत है, तो अधिगम प्रभावित होता है इस आदत से। फिर मैंने कहा पुरस्कार, अगर आपको पुरस्कार मिल रहा है तो अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं, पढ़ने की गति तेज हो जाएगी। परंतु जो दूसरे बालकों ने देखा कि इनको पुरस्कार मिल गया, मैं नहीं मिला, तो उनकी गति क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। निंदा, अगर किसी की आप क्लास में निंदा कर देते हो, वो भी अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है बेटा। नेक्स्ट आपने लिखनी है, कितनी होगी, 8 होगी ना। नेक्स्ट 9 नंबर आपने लिखना है, क्या विशेषताओं में कि जो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी आपके अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य कैसे करता है, अगर आपका माइंड खराब हो गया तो आप अधिगम में क्या हो जाएगा, आपका बाधित आ जाएगी। कैसे, आपका पेट दर्द हो रहा है, बाला आप बहुत अच्छे हो बेटा, अगर साइकिल पढ़ते हो तो मेरी यही आदत है पेन खाने की। बिल्कुल प्रियंका, मुझे पता है, मैं सब बातों को समझता हूं कि किस दौरान कई बालक नाखून खाते हैं, कई पेन को खाते हैं, कई एक चुन्नी का कोना पकड़ लेते हैं, उसको इस तरह घुमाते रहते हैं, कई बालकों के हाथ में ऐसे करते रहते हैं, कई ऐसे करते रहते हैं। कई बालक जो होते हैं वो गणेश वंदना करते हैं ऐसे, और वो यहाँ लगा के फिर पढ़ते हैं। कई बालिकाएं चाय पीने के बाद पढ़ती हैं, कहती कि मैं जब तक चाय नहीं पीऊंगी। कई बालिकाएं जो मेट होती है वो खाती है, मुंह में जब तक मेट नहीं होगी तब तक वो पढ़ नहीं पाती। ये सबकी अलग अलग हैबिट्स है, ठीक है ना। तो ये शारीरिक की बात कर रहा था कि अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका अधिगम सही नहीं हो सकता,
कैसे? जैसे आपका पेट दर्द हो रहा है, क्या आप पढ़ लोगे? क्या नहीं पढ़ पाओगे, अधिगम प्रभावित होगा। सारे दिन आपका सर दर्द हो रहा है, नहीं पढ़ पाओगे। फिर मैंने कहा है मानसिक स्वास्थ्य, आप घर से लड़ाई करके आए हो, क्या पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। ये भी अधिगम को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। सर पुरस्कार शब्द गलत है, उसका भाई ए जोड़े हाथ गलत है भाई, संकार करती है अब सही हो लो। अरे तुम साइको पढ़ दो, कहां कमियां गलतियां बड़ी यार आपकी। आप जो चीज पढ़ने वाली है वो क्यों नहीं पढ़ते, समझ में नहीं आता मेरे। पाठ्यक्रम का चयन, यह भी अधिगम को क्या करता है? आपका प्रभावित करेगा। यानी आपने किस प्रकार की पुस्तक का चयन किया है पढ़ते समय, आपका पाठ्यक्रम क्या है और आप उसे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप रीट के बच्चे हो, आपके 9 सब्जेक्ट लगते हैं, उन 9 सब्जेक्टों में से आप सबको बराबर समय दे रहे हो ऐसे, या उन 9 सब्जेक्टों में से आप सबसे पहले इतिहास पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ने के बाद में देखेंगे पहले ये कंप्लीट हो जाए, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। जैसे स्कूल में पढ़ा करते थे वैसे पढ़ना पड़ेगा। रीट को प्रत्येक घंटे निर्धारित करें कि मुझे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये पढ़ना है, 11 से 12 ये पढ़ना है, और उसमें भी 5-10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट की किताब उठाते हो तब। मनीषा क्रेशा छोड़ना कुछ भी नहीं है, तो मैं तो वैसे नहीं छोड़ता, ये मेरी खास बात है। तो पाठ्यक्रम का चयन आपके पास होना चाहिए। फिर अध्यापक कैसे पढ़ा रहा है आपको, तो अध्यापक की विधि, अध्यापक की भूमिका, अध्यापक की मुख्य भूमिका रहती है कि जो पढ़ा रहा है ना आपको, वो किस मेथड से पढ़ा रहा है, वो किस मेथड से पढ़ा रहा है, वो भी अधिगम को प्रभावित करेगा। कई अध्यापक आते हैं यहाँ मिली को समझाते नहीं है, जब आपको समझाया नहीं जाएगा तो वो चीज आपके माइंड में स्टोरेज होगी नहीं, ये कन्फर्म है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आदमी अध्यापक को सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को समझाना है। सर क्लास रुक गई है, रजनी भाई तेरी रुक गई, ठीक है। नंबर 12, आप नेट को फ्रेश कर दिए, चल जाएगी। शिक्षण विधियां कि अध्यापक किस विधि से पढ़ा रहा है, अगर वो कठिन से सरल की ओर जा रहा है तो उसकी टीचिंग मेथड क्या है, सही नहीं है। तो शिक्षण की क्या विधियां, ये भी अधिगम को क्या करती है, तो ये अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। समझ में आ गई आपको बात? तो ये आज अपना टॉपिक था। कल हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। 2 प्रकार है, एक व्यवहारात्मक है, एक संज्ञानात्मक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अब आप कह रहे